अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक लेसन में हम मर्जर्स एंड एक्विजिशन का जो टॉपिक है उसका एक स्पेसिफिक एरिया है जो कि टेस्ट होता है पेपर्स में, उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। आपके पास मर्जर्स एंड एक्विजिशन के क्वेश्चन में कभी कभार क्वेश्चन जो है ना उसकी इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन होती है अबाउट टैक्स असेस्ड लॉसेस की। तो आज हम इस वीडियो में टैक्स असेस्ड लॉसेस को कुछ हद तक डिस्कस कर रहे हैं, और अगर टेक्स्ट असेस लॉसेस होंगे तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी उसको समझ रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके पास लिखा हुआ है सिंपल वन टाइम टैक्स बेनिफिट। एक एक्वायरर है। एक्वायरर वो कंपनी है जो किसी और कंपनी को खरीदती है, और एक टारगेट कंपनी है। एक्वायरर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना वो 500 है, और टारगेट कंपनी जिसको एक्वायरर खरीद रहा है उसके 50 का लॉस है। पी रेशियो एक्वायरर का 5 है, और जो पीई रेशियो टारगेट का है वो 2 है। ठीक है, ये कुछ मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से एग्जाम्पल वैल्यूज लिखी हैं। वैसे तो यहाँ पर जो है वो टारगेट का लॉस आ रहा है, लेकिन इस वीडियो में कुछ और बात समझानी है, इसलिए मैंने ऐसे ही कुछ वैल्यूज यहाँ पर पुट इन कर दी हैं। पोस्ट एक्विजिशन कुछ बातें लिखी हुई हैं। सिनर्जी का क्या इम्पेक्ट होगा? 20% इंक्रीज इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि सिनर्जी जो है उसका इम्पेक्ट ये होगा कि दोनों कंपनीज का जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट अभी बनता है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगा। टैक्स का रेट 30% है, और टारगेट हैज अनक्लेम्ड टैक्स लॉसेस ऑफ 70 दैट कैन बी क्लेम्ड बाय एक्वायरर। देखिए, ये वो पॉइंट है जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है जी। न्यू कंपनी टू बी वैल्यूड एंड एक्वायरर्स पीई रेशियो। नई जो कंपनी होगी उसको वैल्यू करने के लिए एक्वायरर का पीई रेशियो आपको यूज करना होगा, और आपने नई कंपनी की मार्केट वैल्यू बतानी है। अच्छा, सबसे पहले हम इस चीज़ की डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर ये टैक्स असेस लॉसेस होते क्या हैं। टैक्स असेस लॉसेस जो है उसको क्या चीज़ होती है, या किस चीज़ को ये टैक्स असेस लॉसेस हम कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ आपके सामने जो है ना वो एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट से एक कंपनी है, उसका ईयर नंबर 1 है, यानी कि ऑपरेशंस का पहला साल है। ठीक है जी। अब इसका उस लेफ्ट साइड वाली एग्जांपल से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पर हम थोड़ी सी इसको डिस्कशन कर रहे हैं। एक कंपनी है, उसने पहले साल अपना बिजनेस करा, और जब उसने पहले साल अपना बिजनेस करा ना, तो उसको जो प्रॉफिट हासिल हुआ, यानी कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वो था लेट से आप कह लें 500। ठीक है। टैक्स वाले ने ये कहा कि भाई हम 30% टैक्स लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि टैक्स अगर एट 30% अप्लाई होता है, 30% के रेट पर टैक्स अप्लाई होता है, तो 500 का 30% टैक्स देना होगा। ठीक है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा ना, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो होगा 500 माइनस 150, या यहाँ पर इनफैक्ट मैं माइनस का एक साइन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये 350 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। ठीक है जी। इस बात पे तो मेरे ख्याल में किसी को कोई ऐसा मसला नहीं होगा। सीधी सीधी सी एक वर्किंग है, 500 रुपये आपने कमाए, टैक्स वाला ये बोलता है कि 30% में टैक्स लूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 350 बन गया। अब थोड़ा सा इसी एग्जाम्पल को और मजीद आगे बढ़ाते हैं। ये नंबर 2 आया, यानी कि दूसरा साल है। यहां पर मैं लिख देता हूं लॉस बिफोर टैक्स। ठीक है, एलबीटी लिख देता हूं। चलो हम एक काम करते हैं, इसको पीबीटी और एलबीटी लिख देते हैं। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और एलबीटी यानी कि लॉस बिफोर टैक्स। दूसरा साल कंपनी ने बिजनेस किया। जब कंपनी ने सेकेंड ईयर में बिजनेस किया, जब कंपनी ने दूसरे साल में बिजनेस किया, तो लेट से 200 रुपए का लॉस हुआ। बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। अब लोकल टैक्स के लॉ ये कहते थे कि अगर आपका पीबीटी या प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, तो आपको उस पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अलबत्ता अगर किसी साल अगर लॉस है,
अगर लॉस बिफोर टैक्स है, बिलफर्ज आपने बिजनेस किया, आपको नुकसान हो गया, तो आप उस साल टैक्स नहीं दोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे टैक्स नहीं देना, यानी कि मेरा लॉस आफ्टर टैक्स भी क्या होगा, 200 होगा, लॉस आफ्टर टैक्स। ठीक है ना, हम इसको PAT और LAT कर देते हैं। पहले साल मैंने टैक्स दिया इसलिए क्योंकि मैंने कमाया, टैक्स वाले ने टैक्स मांगा। दूसरे साल मैंने टैक्स नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे नुकसान हुआ। टैक्स वाले ने बोला तुम्हारी बिजनेस के हालात तो बहुत बुरे हैं, तो तुम, अगर तुम्हें नुकसान हो रहा है तो तुम टैक्स नहीं देना। टैक्स वाले ने साथ में एक बात बोली मुझे, वो ये बोली कि अगर किसी कंपनी को, या टैक्स के कानून में लिखी हुई थी, टैक्स की बुक्स में लिखी हुई थी, जो लॉ रेगुलेशन टैक्स के हवाले से अप्लाई होता था, उसमें ये बात मेंशन थी कि अगर किसी कंपनी को किसी साल लॉस हुआ होगा तो वो उस साल तो टैक्स ना भरे, अलबत्ता अगले साल अगर उसको प्रॉफिट भी होता है ना, तो वो पहले ये लॉस की अमाउंट माइनस करे और फिर जो टैक्स बनता है वो भरे। यानी कि मिसाल के तौर पर मान लो कि तीसरे साल मुझे 600 का प्रॉफिट हुआ। मान लो कि मुझे तीसरे साल 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ। टैक्स के कानून ने ये कहा कि आप 600 पर टैक्स नहीं दीजिएगा, ऑल्दो 600 पर 30% के हिसाब से जो टैक्स बनता है वो 180 है। बट क्योंकि पिछले साल आपको नुकसान हुआ था, पिछले साल आपको नुकसान हुआ था, तो हम टैक्स लॉ में आपको ये बात अलाउ करते हैं, हम आपको इजाजत देते हैं, हम आपको बोलते हैं, बताते हैं, कि कहते हैं कि जब आप ईयर नंबर 3 का टैक्स कैलकुलेट करो ना, तो आप करना कुछ ऐसा कि आपकी इनकम 600 थी, लेकिन पिछले साल आपको 200 रुपए का नुकसान हुआ था, तो आप इस नुकसान को एडजस्ट कर कर, आप इस नुकसान को माइनस कर कर, आप इस नुकसान को डिडक्ट कर कर 600 पर टैक्स नहीं दो, बल्कि 600 माइनस 200, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो बचे हुए 400 पर टैक्स दे दो, यानी कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 480। इस चीज को हम कहते हैं टैक्स असेस्ड लॉसेस। अब टैक्स असेस्ड लॉसेस की मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। जनरली टैक्स वाला जो है वो ये कह देता है कि अगले साल जब मुनाफा हो तो आप उस मुनाफे में से ये वैल्यू माइनस कर कर जो बच जाए उस अमाउंट पर टैक्स पे करना, जैसा कि हमने यहाँ पर कहा। अलबत्ता कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार टैक्स वाला ये कह देता है कि 1 या 2 साल तक ऐसा कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपको टैक्स वाला अगर ये कह दे कि ये जो 200 का ये नंबर 2 में नुकसान हुआ है ना, इसको आप क्लेम कर सकते हो, यानी कि अगले साल अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने से पहले, अगले साल अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने से पहले इस 200 को माइनस कर कर जो अमाउंट बने उस पर टैक्स देना। लेकिन मैं बार बार ये इजाजत नहीं दूंगा, एक ही साल की इजाजत दूंगा। कहने का मकसद क्या है, मैं जरा वापस से इस एग्जाम्पल को रिपीट करता हूँ। लेट से व्हाट इफ के कुछ ऐसा हो, मैंने यही चीज यहाँ पे कॉपी करी, ये मिटा दिया, ठीक है। लेट से पहले साल में वही 500 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, उस पर मैंने 150 का टैक्स दिया, ये वैल्यू बच गई। दूसरे साल मुझे नुकसान हुआ, टैक्स वाले ने बोला यार तुम कोई भी टैक्स ना दो। टैक्स वाले ने साथ में ये भी बोला कि अगर तीसरे साल तुम्हें मुनाफा होगा तो तुम उसमें से 200 रुपये माइनस कर कर फिर टैक्स का रेट अप्लाई कर कर और मुझे टैक्स देना। लेकिन लेट से मुझे तीसरे साल जो है ना, वो 50 रुपीज का ही सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 50 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ। और लेट से चौथा साल, यानी कि इसके बाद जो आने वाला साल है ना, यहाँ पर 600 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। लेट से टैक्स वाले ने, लेट सपोज टैक्स वाले ने ये बोला होगा, या लेट से बोला है कि अगर आपके किसी भी साल के टैक्स असेस्ड लॉसेस हैं तो वो अगले साल तो क्लेम हो सकते हैं, अगले साल तो क्लेम हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद वाले साल में हम क्लेम करने की इजाजत नहीं देंगे। यानी कि आप 1 साल बाद, 1 साल बाद क्लेम कर सकते हो, बस हम इतनी इजाजत आपको दे रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर जब मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो मेरे 200 के टैक्स असेस लॉसेस हैं, 200 में से 50 मेरी यहां पर इनकम है, तो मैं यहां पर भी टैक्स नहीं दूंगा। यहां पर क्यों टैक्स नहीं दूंगा, इसलिए क्योंकि मेरे पास पिछले लॉसेस कितने पड़े हैं, 200 के। मैं यहाँ पर उस 200 में से 50 को एडजस्ट कर सकता हूँ, तो 50 माइनस 50 जीरो पर टैक्स पे करूंगा, यानी कि यहाँ पर 50 ही आएगा। अलबत्ता लेट्स एज्यूम के टैक्स वाला बोलता है कि
कोई भी टैक्स एसेस लॉसेस होंगे वो 2 साल आगे नहीं जा सकते, बस अगले ही साल में क्लेम कर लो, अगर अगले साल में प्रॉफिट ना हुआ तो गया। इस केस में मुझे अब चौथे साल मुझे 600 पर टैक्स पे करना पड़ेगा, और 600 पर अगर मैं टैक्स पे करूंगा तो 180 का टैक्स पे करूंगा, और मेरे पास 420 रहेगा। ये कौन सी कंडीशन है? ये वो वाली कंडीशन है जिसमें टैक्स वाले ने ये कहा कि अगर टैक्स रेसेस लॉसेस हैं अगले साल, 1 साल बाद क्लेम कर सकते हो, डन, कोई मसला नहीं है हमें, लेकिन उसके बाद वाले सालों में उसको क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा सर, अगर टैक्स वाला ये कह देता कि जितने साल आगे आ रहे हैं किसी भी साल क्लेम करना चाहो कर सकते हो, हमारी इजाजत है, तो फिर क्या होता? तो फिर कुछ ऐसा होता कि यहाँ पर तो मैं टैक्स नहीं पे करता, मेरे पास 200 रुपए के टैक्स रेसेस लॉसेस थे, 50 रुपए यहाँ पर माइनस करके टैक्स कैलकुलेट करा, जीरो बना। इस बार मैं क्या करता, इधर मैं ये कहता कि भाई मेरे पास यहाँ पर 600 रुपए की इनकम है, जिसमें से 150 रुपए के टैक्स असेस लॉसेस, टोटल 200 थे, 50 मैंने ईयर नंबर 3 में क्लेम कर लिए, 150 मैं यहाँ पर क्लेम कर सकता हूँ, तो मैं टैक्स पे कर दूँ 600 माइनस 150, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 450 पर। और इस केस में मेरे पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो 465 होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स कर दी। एक एग्जाम्पल नंबर वन में पहले साल प्रॉफिट था, दूसरे साल लॉस था, तीसरे साल मैंने उस लॉस को क्लेम कर लिया अपनी इनकम के अगेंस्ट, इससे मेरा टैक्स का एक्सपेंस रिड्यूस हो गया और मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 480 था। दूसरी एग्जाम्पल में मेरे पास अगेन पहले साल प्रॉफिट था, दूसरे साल मेरे पास लॉस था, लेकिन टैक्स वाले ने ये बोला कि ये टैक्सेस लॉसेस आगे आने वाले 1 साल के अंदर अंदर क्लेम कर सकते हो, उसके बाद क्लेम नहीं कर सकते हो, तो 50 रुपए ईयर 3 पर क्लेम हो गए, बाकी 150 रुपए एक्सपायर हो गए। अब मैं ईयर नंबर 4 पर पूरा 600 पर टैक्स दूंगा 30% के हिसाब से। तीसरी एग्जाम्पल वो वाली है कि जिसमें ईयर नंबर 1 पर प्रॉफिट था, ईयर नंबर 2 में लॉस था, टैक्स वाले ने बोला कि 200 रुपए का ये जो टैक्सेस लॉस है, या आगे आने वाले किसी भी साल में तुम क्लेम कर सकते हो। तो मैंने 50 रुपए ईयर नंबर 3 में क्लेम करे, फिर भी मेरे पास 150 बच गए थे, वो 150 मैंने जो है वो ईयर नंबर 4 में क्लेम करे, और 600 माइनस 150 यानी कि 450 पर टैक्स पे किया। तो टैक्स असेस लॉसेस से आखिर फायदा होता क्या है? टैक्स असेस लॉसेस से फायदा ये होता है कि आपकी टैक्स की जो लायबिलिटी है या टैक्स का एक्सपेंस है वो आपका कम हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो बेनिफिट होता है वो इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस टैक्स एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से क्लेम कर सकते हो, और ये टैक्स असेस लॉसेस होता है। अच्छा, ये याद रहे कि इसका क्या बेनिफिट हर बार मिलता रहता है? क्या हर साल मिलता है या एक बार मिलता है? सर एक बार मिलता है। मिसाल के तौर पे लेट से मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपको ये बात इस तरह से समझाता हूँ कि लेट से एक बंदा है जिसके पास 100 रुपए की, जिसकी टैक्सेबल इनकम है 100 रुपए। ठीक है, 30% का टैक्स रेट है, 30% का टैक्स रेट है, तो ये बंदा 100 पर 30%, ये बंदा 100 पर 30% यानी कि 30 रुपए का टैक्स देगा, और बच जाएगा इसके हाथ में 70। एक और बंदा है जिसकी 100 रुपए की टैक्सेबल इनकम है, एक और बंदा है जिसकी 100 रुपए की टैक्सेबल इनकम है, लेकिन उसके पास पिछले सालों के 50 रुपए के टैक्स असेस्ड लॉसेस हैं, उसके पास पिछले सालों के 50 रुपए के टैक्स असेस्ड लॉसेस हैं। तो इसको फायदा ये होगा कि इसको 100 पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसको 100 पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या चले 40 रुपए के टैक्स असेस्ड लॉसेस हैं, तो ये जो टैक्स देगा वो 100 - 40 मल्टीप्लाइड बाय 30% देगा। यानी कि इसके पास इस सूरत हाल में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो 82 होगा। ठीक है ना? देखो, यहां पर ये आपके पास वैल्यू 1 है, 100 रुपीज की इनकम है, 30% का टैक्स, तो 30 रुपए का टैक्स हो गया, हाथ में बच गए 70 रुपए। ये दूसरा केस है, इसमें भी 100 रुपीज की इनकम है, लेकिन मेरे पास हम एज्यूम करें कि पिछले सालों के 40 रुपए के टैक्स असेस लॉसेस थे। जब आपके पास पिछले सालों के टैक्स असेस लॉसेस 40 रुपए के थे, तो अब आप 100 पर टैक्स नहीं दोगे, टैक्स वाला आपको बोलेगा 100 में से 40 माइनस कर दो, बच गया 60 पर 30% टैक्स दे दो। जब आप 60 पर 30% टैक्स दे दोगे तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, पहले आपको 30 टैक्स देना पड़ रहा था, लेकिन अगर आपके पास 40 रुपए के टैक्स असेस लॉसेस हो तो आपको टैक्स देना पड़ रहा है 60 पर, जो कि 18 बन रहा, और आपकी नेट इनकम जो है वो 82 पर जा रही है। ठीक है ना? तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इफ एज पर above example other things being same, if as per above example other things being same, if tax losses are 40, the actual
benefit received is not 40, but it is saving in tax expense of 12. ठीक है। इफ एज पर अबव एग्जाम्पल अदर थिंग्स बीइंग सेम, यानी कि टैक्स रेट भी 30% है दोनों में, पहली और दूसरे कॉलम में। इफ टैक्स लॉसेस आर 40, अगर टैक्स के क्लेमेबल लॉसेस 40 होते हैं तो हमें फायदा 40 का नहीं हुआ। द एक्चुअल बेनिफिट रिसीव्ड इज नॉट 40, बट इट इज सेविंग इन टैक्स एक्सपेंस ऑफ 12। देखो यहां पर कोई टैक्स, आपके पास टैक्सेबल लॉसेस नहीं है, आपने 100 पर 30% टैक्स दिया, आपकी जेब में 70 बच गया। यहां पर 100 रुपए आपने कमाए, अगर आपके पिछले सालों के 40 रुपए के टैक्सेबल लॉसेस थे तो फायदा 40 का नहीं हुआ। ये बात मुझे आपको समझानी है, फायदा 40 रुपए का नहीं हो रहा। फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि अब मुझे 100 पर टैक्स नहीं देना पड़ रहा, बल्कि 100 माइनस 40 60 पर टैक्स देना पड़ रहा है, 60 पर 30% टैक्स देना पड़ रहा है। अगर आप डिफरेंशियल्स भी कैलकुलेट कर लें, 100 माइनस 100, दोनों की बिफोर एडजस्टमेंट इनकम सेम थी। 18 माइनस 30 12, और 82 माइनस 70। देखिए 40 रुपए के टैक्स असेस लॉसेस की वजह से आपका टैक्स एक्सपेंस 12 रुपए कम है, और आपकी जो फाइनल इनकम है वो 12 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब ये बात भी याद रखिएगा कि अगर टैक्स असेस लॉसेस 40 रुपए होते हैं तो फायदा 40 रुपए नहीं होता। फायदा क्या होता है? फायदा होता है टैक्स लॉसेस इनटू टैक्स रेट। यहां पर टैक्स लॉसेस 40 है, इनटू टैक्स रेट 30% है, यानी कि 12। होता ये कि जितने टैक्स लॉसेस ज्यादा होंगे, टैक्स वाला जब टैक्स की परसेंटेज अप्लाई करेगा तो उतने से आपकी टैक्सेबल इनकम कम करेगा, फिर वो रेट अप्लाई करेगा, तो आपको जो फायदा होगा वो 40 का तो नहीं हो रहा। आप देख लें, मैंने डिफरेंशियल्स भी बनाए। इस बात को समझने से पहले आगे नहीं बढ़िएगा, इसको समझें अच्छे से, पहले इसको एब्जॉर्ब करें, समझें कि मुझे फायदा 40 का हो रहा है या मुझे फायदा 12 का हो रहा है। क्या मुझे फायदा 40 रुपए का हो रहा है, क्या मुझे फायदा 12 रुपए का हो रहा है, इस बात को समझें। तो कभी भी आपके पास टैक्स लॉसेस होते हैं, टैक्स लॉसेस को आप अपनी इनकम के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो, और उससे 12 रुपए का फायदा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये फायदा एक बार होगा, हर साल नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि हर साल आपकी टैक्सेबल इनकम 40 रुपए से कम होगी और फिर रेट अप्लाई किया जाएगा, नहीं सर। अगर 40 रुपए के टैक्सेबल लॉसेस हैं तो एक बार टैक्सेबल इनकम को 40 रुपए से कम कर टैक्स अप्लाई किया जाएगा, तो मुझे जो बेनिफिट मिलेगा वो एक वन टाइम बेनिफिट होगा, एक बार मिलने वाला बेनिफिट होगा। इस चीज को भी जरा आप अपने पास समझ लें। अब हम आते हैं अपनी मेन बॉडी पर। देखिए जब हम पी रेशो मॉडल अप्लाई करते हैं किसी कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए, तो हम उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसके पीई रेशो से। यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो मेंटेनेबल रेगुलर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए, यानी कि ऐसा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हर साल होगा। अब ये जो टैक्स असेस्ड लॉसेस है ना इस सवाल में, इसकी वजह से आपको एक बार फायदा होगा, एक साल का फायदा होगा, हर साल फायदा तो नहीं होगा। हर साल आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा तो नहीं होगा, हर साल आप टैक्स असेस्ड लॉसेस को क्लेम तो नहीं कर सकोगे। इसी तरह के बहुत सारे और भी वन टाइम गेन्स या वन टाइम एक्सपेंसेस होते हैं, सच एज जब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हम करते हैं तो हम अपने डुप्लीकेट नॉन करंट एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं, एक बार करते हैं। रिडंडेंसी की कॉस्ट इनकर होती हैं, एक बार इनकर होती हैं। तो जितने भी वन टाइम गेन्स या वन टाइम लॉसेस होते हैं ना, हम पीई रेशो मॉडल से वैल्यूएशन करते वक्त उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में शामिल नहीं करते, क्योंकि अगर हम कर देंगे तो हम उसका इम्पेक्ट मल्टीपल टाइम्स ले लेंगे। देखिए पी रेशो मॉडल में क्या करते हैं आप पी रेशो को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से मल्टीप्लाई करते हो। अब अगर ये 540, सुनिएगा, ये 540 की जो वैल्यू है, ये मिसाल के तौर पर 541 हो, 541 हो, तो जब 541 5 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वैल्यूएशन में 5 का इंपैक्ट आ जाएगा, ऐसा कि 5 रुपए का गेन हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब आप पी रेशो मॉडल अप्लाई करते हैं तो वन टाइम गेन्स, वन टाइम लॉसेस, एक बार होने वाले फायदे, एक बार होने वाले नुकसान को अलग से ट्रीट किया जाता है। अब ये वैल्यू कैसे आई है? सवाल में लिखा हुआ था बुलेट नंबर 1 में कि सिनर्जी का जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि दोनों कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 20% इंक्रीज हो जाएगा। तो 500 माइनस 50 किया हमने, 450 बना, 450 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया उसको 20% इंक्रीज करने के लिए।
पी रेशियो 5 क्यों लिया? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि एक्वायरर का पी रेशियो अप्लाई होगा नई कंपनी को वैल्यू करने के लिए। तो वैल्यू बेस्ड इन मेंटेनेबल अर्निंग्स इज 540 इंटू 5। 540 इंटू 5 से हमारे पास 2700 आया। बेनिफिट ड्यू टू अनक्लेम टैक्स लॉसेस वन टाइम बेनिफिट, जितने भी वन टाइम बेनिफिट होंगे उसको आप सेपरेटली एक बार ऐड या माइनस करोगे। यहां पर आपके पास टैक्स असेस लॉसेस थे 70 के टैक्स असेस लॉसेस से जो आपको फायदा मिलेगा वो टैक्स लॉसेस इनटू टैक्स रेट मिलेगा। ये अभी जो मैंने बात डिस्कस करी कि अगर टैक्स असेस लॉसेस 70 होते हैं तो आपको फायदा 70 का नहीं होता, बल्कि 70 के टैक्स असेस लॉसेस होने की वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम 70 से कम होगी, और जो रेट लगेगा वो XYZ इनकम -70 पर 30% लग रहा होगा। तो आपको जो बेनिफिट होगा वो 70 इंटू 30% यानी कि 21 का होगा, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल में आपके साथ डिस्कस किया। टोटल वैल्यूएशन ऑफ द न्यू कंपनी जो होगी वो 2721 होगी। ठीक है जी, यहां तक चीजें जरा एब्जॉर्ब करिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये जो दो तीन एग्जाम्पल्स मैंने साथ साथ करी हैं इसको भी देखिएगा। देखें, जो आपको बेनिफिट मिलता है वो 70 के बराबर नहीं होता, वो आपके टैक्स लॉसेस मल्टीप्लाइड बाय 30% के बराबर होता है, क्योंकि आपको एक बार 21 रुपए का फायदा होगा, एक बार आपका टैक्स 21 रुपए कम होगा, एक बार आपका फाइनल इनकम का अमाउंट 21 रुपए ज्यादा होगा। हर बार नहीं होगा, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में शामिल नहीं किया। और सिर्फ एक बार होगा और 70 का फायदा नहीं होगा, बल्कि 21 रुपए का फायदा होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी ये जो एग्जाम्पल करी इसमें मैंने आप लोगों को समझाया भी कि किस तरह से आपको एक बार फायदा होगा। फर्दर मोर एक और, पहले तो इसको आप अच्छे से एब्जॉर्ब करें यहाँ तक, एक और इसी तरह की एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक बहुत पुराने पास पेपर में ट्रीटमेंट आई थी। टैक्स लॉसेस कैन बी क्लेम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेट से आपके सवाल में लिखा हुआ है टारगेट्स असेस टैक्स लॉसेस आर ₹6 मिलियन इन एग्रीगेट। टारगेट कंपनी यानी कि जिसको आप खरीदने जा रहे हो उसके टैक्स लॉसेस 6 मिलियन के हैं, विच विल बी एडजस्टेबल इन 3 सब्सिक्वेंट ईयर्स इक्वली। और आप ये टैक्स असेस लॉसेस एक साथ इकट्ठा एक ही वक्त के टैक्सेबल इनकम में क्लेम नहीं कर सकते हो। टैक्स वाला ये बोलता है कि जितने भी आपके टैक्स असेस लॉसेस है ना, जो कि 6 मिलियन के हैं, हर साल आप इसमें से अपनी टैक्सेबल इनकम को 2 मिलियन से कम कर कर और फिर आप जो है वो अपना टैक्स कैलकुलेट करना। देखिए, मिसाल के तौर पे मैंने ईयर नंबर 1 में 10 मिलियन कमाए, तो क्या मैं 10 - 6 यानी कि 4 मिलियन पर टैक्स दूं? नहीं, टैक्स वाला बोलता है कि 10 मिलियन कमाए, 10 - 2 यानी कि 8 मिलियन पर टैक्स देना। उससे अगले साल लेट से 9 मिलियन कमाए, 9 - 2 यानी कि 7 मिलियन पर टैक्स देना। उससे अगले साल तुमने 5 मिलियन कमाए, 5 - 2 यानी कि 3 मिलियन पर टैक्स देना। यानी कि तुम्हारे टैक्स असेस लॉसेस 6 मिलियन के बन रहे हैं, लेकिन मैं फौरन आने वाले साल में उसको क्लेम करने नहीं दूंगा। मैं फौरन आने वाले साल में तुम्हें उन टैक्स असेस लॉसेस का फायदा नहीं लेने दूंगा, बल्कि उन टैक्स असेस लॉसेस का फायदा मैं तुम्हें ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स लेने दूंगा इक्वली। इसके लिए एग्जाम्पल भी छोटी सी मैं आप लोगों के साथ कर लेता हूँ। लेट से एक कंपनी है, अगेन समझाने के लिए, ईयर 1, 2 और 3 ये तीन उसके साल हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसका जो पीबीटी है, लेट से पहले साल का 10 मिलियन है, दूसरे साल का 9 मिलियन है, फिर 5 मिलियन है, ऐसे मैंने अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज लिख दी हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, टैक्स का रेट लेट से 30% है। तो जब आप टैक्स देंगे तो क्या बनेगा टैक्स भाई? इस पर आप 30% टैक्स दे देंगे। ठीक है ना, 30% के हिसाब से टैक्स रेट चल रहा। ठीक है जनाब। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा? आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 7, और ये जरा मैं राउंडिंग ऑफ इसकी इंक्रीज करूं, ये होगा। ठीक है जी। एक कंपनी है, ईयर 1 में 10 मिलियन, ईयर 2 में 9 मिलियन और ईयर 3 में 5 मिलियन कमाए, उस पर जो टैक्स लगा उसकी परसेंटेज अप्लाई कर कर आपको मैंने टैक्स की अमाउंट बता दी, और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बच गया वो भी मैंने आपको बता दिया। ये एक बात हो गई। अब लेट से इस कंपनी के पास कोई टैक्स एसेस लॉसेस पुराने पड़े हुए थे 6 मिलियन के, और टैक्स वाले ने ये बोला कि मैं 6 मिलियन जो है ना वो तुम्हें एक ही साथ पहले साल में क्लेम करने दूंगा। अगर टैक्स वाला ये बोल देता कि पहले साल में ही तुम टैक्स असेस लॉसेस को क्लेम कर लो, पहले साल में ही टैक्स असेस लॉसेस को क्लेम कर लो, तो इसका मतलब ये होता कि ईयर नंबर 1 पर जो मैं टैक्स देता वो मैं 3 मिलियन नहीं देता, बल्कि ईयर नंबर 1 के टैक्स की वर्किंग कैसे होती? 10 मिलियन कमाए हैं, 10 मिलियन कमाए हैं, 6 मिलियन के टैक्स असेस लॉसेस हैं,
6 मिलियन के टेक्स असेस लॉसेस हैं, तो 6 माइनस कर दो, यानी कि 4 मिलियन पर 30% टैक्स दे दो। इस तरह की वर्किंग होती। ये वो वाला केस है कि जिसमें टैक्स वाला मुझे ये बोल दे कि तुम्हारे टैक्स असेस लॉसेस, यानी कि इससे पिछले साल के जो 6 मिलियन के लॉसेस हैं वो तुम फौरन ही जैसे ही इनकम हो पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हो। तो पूरा क्लेम कर लिया तो इसका मतलब ईयर नंबर 1 पे मुझे 10 मिलियन पे टैक्स नहीं देना, बल्कि 10 माइनस 6 यानी कि 4 मिलियन पे टैक्स देना, और बाकी सालों में 9 मिलियन और 5 मिलियन पे टैक्स देना। लेकिन ऊपर वाले सवाल में क्या हो रहा है जनाब, ऊपर वाला सवाल जो है ना वो ये कहता है कि टैक्स वाले ने ये बोला कि तुम्हारे 6 मिलियन के लॉसेस हैं, लेकिन मैं तुम्हें 6 मिलियन के लॉसेस को ईयर नंबर 1 में एडजस्ट करने नहीं दूंगा, बल्कि उसके इक्वल 3 हिस्से करो। अब 6 मिलियन के अगर 3 इक्वल हिस्से करते हैं तो एक हिस्सा 2 मिलियन का है। अगर एक हिस्सा 2 मिलियन का है तो टैक्स वाले ने ये बोला पहले साल 10 मिलियन की इनकम है तो तुम 8 मिलियन यानी कि 2 मिलियन कम करके टैक्स देना। दूसरे साल की इनकम 9 मिलियन है तो तुम 9 मिलियन नहीं बल्कि 9 मिलियन को 2 मिलियन कम कर कर जो टैक्स का रेट है उससे मल्टीप्लाई कर कर मुझे टैक्स देना। तीसरे साल तुम्हारी टैक्सेबल इनकम अगर 5 मिलियन है तो तुम 5 मिलियन नहीं बल्कि 5 मिलियन को भी 2 मिलियन कम कर कर 5 मिलियन को भी 2 मिलियन कम कर कर 30% लगाकर और उस अमाउंट पर टैक्स देना। ठीक है जी। ये वाला सिनेरियो जो है ना, ये वाला सिनेरियो ऊपर वाले सवाल में क्रिएट हो रहा है। ऊपर वाला जो सवाल है उसमें ये वाला सिनेरियो पूछा जा रहा है। इसका मतलब मुझे जो टैक्स के हिसाब से बेनिफिट मिल रहा है वो सारा का सारा क्लेमेबल ऑन स्पॉट या फर्स्ट ईयर में नहीं है, थोड़ा 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 कर कर 3 सालों के हिस्सों में। अच्छा, फायदा क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है, देखें ये वाली वैल्यू तो वही है, ये वाली वैल्यू वही है। फायदा ये हो रहा है कि जहां मैं 3 मिलियन का टैक्स दे रहा था, टैक्सेस लॉसेस के होने की वजह से 2.4 मिलियन का टैक्स दे रहा हूँ। यानी कि मैं एक डिफरेंशियल चार्ट वापस से बना लेता हूँ। ठीक है जी, डिफरेंशियल चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा कि अल्लाह भला करे, इसमें से इसको माइनस करते हैं और ये सब कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि जहां पर मुझे 3 मिलियन का टैक्स देना पड़ रहा था, अगर मेरे पास 2 मिलियन के टैक्स एसेस लॉसेस हो तो मुझे 2.4 मिलियन पर 2.4 मिलियन का टैक्स देना पड़ रहा है, यानी कि 0.6 मिलियन कम टैक्स देना पड़ रहा है। मेरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू 7 थी, क्योंकि मुझे 0.6 कम टैक्स देना पड़ रहा है तो मेरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू 7.6 की होगी, यानी कि 0.6 का फायदा नजर आ रहा है। इसी तरह से ईयर नंबर 2 में जहां पर मेरा टैक्स एक्सपेंस 2.7 बन रहा था, अगर मेरे पास 2 मिलियन क्लेम करने के लिए टैक्स लॉसेस हो तो मुझे 2.1 का टैक्स देना पड़ेगा, इसका मतलब 0.6 टैक्स कम देना पड़ेगा। मेरी जो नेट इनकम होगी वो 6.3 के बजाय 6.9 होगी, 0.6 का इंक्रीज होगा। तो अगेन आपको फायदा जो मिलता है ना वो कैसे आता है, टैक्स लॉसेस इंटू टैक्स रेट। 2 मिलियन के टैक्स लॉसेस आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन फायदा 2 मिलियन नहीं है, फायदा 2 मिलियन का 30% यानी कि 0.6 मिलियन है। ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर वाले सवाल पे, लिखा हुआ है टारगेट्स असेस टैक्स लॉसेस ऑफ 6 मिलियन इन एग्रीगेट व्हिच विल बी एडजस्टेड इन 3 सब्सिक्वेंट ईयर्स, टैक्स रेट इज 30%, डिस्काउंट रेट इज 17.5%। बेनिफिट जो मिलेगा वो क्या होगा, 2 मिलियन का 30% पहले साल के आखिर में, 2 मिलियन का 30% दूसरे साल के आखिर में, 2 मिलियन का 30% तीसरे साल के आखिर में। 2 मिलियन बेनिफिट नहीं होगा बल्कि टैक्स लॉसेस दैट कैन बी क्लेम मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, ये मेरा बेनिफिट होगा। अब जब ऐसा कोई सिनेरियो होगा जिसमें सवाल ये बोलेगा कि आपके पास टैक्स एसेस लॉसेस है लेकिन वो फॉरेन क्लेम नहीं हो सकते, ओवर अ पीरियड ऑफ नंबर ऑफ इयर्स क्लेम हो सकते हैं, तो उन बेनिफिट्स को डिस्काउंट करने के लिए एक डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ होगा। क्योंकि जाहिर है मुझे अगर एक फायदा 0.6 मिलियन का आज हो रहा है और एक फायदा 0.6 मिलियन का 3 साल बाद हो रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है। ये बात आप समझते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 17.5% का रेट दिया हुआ था, हमने डिस्काउंट फैक्टर ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का कैलकुलेट किया, इन वैल्यूज को डिस्काउंट किया। जितना देर से कोई बेनिफिट मिलता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी ही कम होती है। कहने को तो पहले दूसरे और तीसरे साल 0.6 मिलियन का बेनिफिट है, लेकिन पहले साल के 0.6, एक साल बाद 0.6 मिलियन का अगर बेनिफिट मिल रहा है उसकी आज की वैल्यूएशन 0.51 है। 2 साल बाद 0.6 का अगर मुझे बेनिफिट मिल रहा है उसकी आज की वैल्यूएशन 0.43 है। 3 साल बाद मुझे 0.6 मिलियन का अगर बेनिफिट मिल रहा है तो उसकी आज की वैल्यूएशन 0.37 है। आज के टर्म्स में जो टोटल बेनिफिट है, टोटल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, वो मेरे पास 1.32 है। सो उम्मीद है कि आपको काफ़ी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी और चीज़ें समझ में आई होंगी। इन चीज़ों को अच्छे से ग्रिप में कर लें। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपके क्वेश्चंस में अप्लाई होते रहते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।